का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। उससे पहले पढ़ते हैं आपका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर आपका समझना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जाने से पहले। तो सबसे पहले आपका एरिया वेक्टर। तो देखो एरिया आपका एरिया वेक्टर है, मतलब ये वेक्टर होता होगा। वेक्टर क्या होते हैं आपका? देखो वेक्टर आपकी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको अगर आपको नापना है तो आप जब इनको मेज़र करते हैं तो इसमें इनका मैग्नीट्यूड भी होता है, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होती है, साथ में इनके साथ साथ इनकी क्या होती है, एक डायरेक्शन भी होती है। जैसे आप एक तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीड होती है और दूसरी होती है वेलोसिटी। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम बोलते खाली इतना 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड तो है लेकिन नॉर्थ को है। अगर आप उसके साथ डायरेक्शन भी अगर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी वेलोसिटी बन जाती है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब भी है कि उसके पास अपनी एक वैल्यू भी है, एक मैग्नीट्यूड भी है, साथ में उसकी एक डायरेक्शन भी है आपका। तो जब ये दोनों चीज़ें होंगी किसी चीज़ के पास तो वो बन जाएगा आपका वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी एक काइंड का वेक्टर है। इसका मतलब है इसकी एक वैल्यू भी होती होगी, साथ में इसकी एक डायरेक्शन भी होती होगी। तो अगर आपके पास कोई सरफेस है, मैंने अगर ये कोई सरफेस बना रखा है तो इसके पास अब इसका अपना एरिया भी होगा नहीं होगा। तो अगर ये कोई सरफेस आपने रखा है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है ना वही एरिया वेक्टर की वैल्यू है। तो एरिया वेक्टर की वैल्यू मतलब जो एरिया है सरफेस का। साथ में अब डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर का मतलब दो चीज़ है ना आपका, एक तो वैल्यू साथ में डायरेक्शन। वैल्यू भी और साथ में डायरेक्शन भी। तो फर्स्ट चीज़ वैल्यू तो हो गई, एरिया वेक्टर की वैल्यू मतलब एरिया, और इसकी डायरेक्शन होती है इस एरिया के परपेंडिकुलर ये। और परपेंडिकुलर को हम किससे दिखाते हैं? एन कैप से। तो ये याद रखना है आप लोगों का। तो एरिया वेक्टर सिंपल से, अगर मैंने ऐसा सरफेस बना रखा है आपका, ये इस तरीके से मैंने अगर सरफेस बना रखा है आपका, तो ये अगर सरफेस है आपका और इसका एरिया अगर ए है तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर जो आगे को जा रहा है। तो जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसमें एरिया भी होता है साथ में उसकी डायरेक्शन भी। तो ये चीज़ तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एन कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन। कैप जब लग जाता है तो वो होता है आपका यूनिट वेक्टर्स। एन कैप का मतलब होता है क्या आपका, अगर किसी के ऊपर भी कैप लगाया तो उसका मतलब क्या होता है आपका? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू 1 है। तो कहने का मतलब अगर आप इसकी वैल्यू 1 है तो एरिया को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया ही तो आने वाला है। इसका मतलब है वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके ए ही आएगा। तो कहने का मतलब एरिया वेक्टर में जो इसकी वैल्यू होगी वो तो ए के बराबर ही रहेगी। एन कैप का मतलब खाली नॉर्मल होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो ये है, आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट आप करते हो, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू ए एन कैप। तो अगर आपको एरिया वेक्टर समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल सा टॉपिक है आपका। ये बोलता है आपका कि किसी भी सरफेस से आपका परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस आपकी जाती हैं आपका। जैसे अगर मैंने ये कोई सरफेस आपका बना दिया तो इस सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपका पास होती हैं आपका, ये कितनी लाइंस ऑफ फोर्स आपका पास हो रही है परपेंडिकुलरली, उसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो काउंटिंग होगी उसी को कहोगे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब मेजर करने का तरीका कुछ नहीं होता है आपका, कि ऐसा नहीं है कि अभी मैंने डायग्राम बनाया तो आप ऐसे काउंट करोगे, ऐसा नहीं होता है आपका। ये थोड़ा अलग से। तो इसमें हम करते क्या है ना आपका, देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा था, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि इंटेंसिटी वर्ड अगर कभी आता है ना, वहाँ हमने देखा था, वैसे डेफिनेशन अलग थी, यहाँ पर थोड़ा अलग से हम देखते हैं आपका। तो कभी भी इंटेंसिटी वर्ड कभी भी आता था, इंटेंसिटी का मतलब होता है आपका कि छोटे से एरिया से कितना है, छोटे से एरिया में क्या वैल्यू है उसकी, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वर्ड का मतलब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मतलब होता है उसका कि छोटे से एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी कम होती है, ये लाइन जितनी कम होती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही कम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखा देते हैं हम ई से। तो किसी छोटे से पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है तो इसका मतलब है कि इसके इस छोटे से यूनिट एरिया से जाने वाली लाइंस कितनी होंगी आपकी? ई ही होंगी। अगर इस सरफेस का टोटल एरिया कितना है? ए, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा आपका जो फ्लक्स बनेगा? वो बन जाएगा आपका ई इंटू ए। तो ये याद रखना है आपका। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि
इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है आपका चीज़ें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ना डिफरेंट केसेस आते हैं आपका जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो केस फर्स्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, केस फर्स्ट आपका अगर आपका ना जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होता है, क्या हुए अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, कहने का मतलब जैसा ये डायग्राम बनाया रखा है, ये आपका सरफेस है आपका, ये है ये, तो ये सरफेस है अगर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ को होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर, ये होता है आपका एरिया वेक्टर। ठीक हो गया। ई वेक्टर कहाँ को है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गया है इसी साइड को, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये जो आगे को, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे को और इस सरफेस का परपेंडिकुलर भी आगे को, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वहां पर से जाने वाला जो फ्लक्स होता है ना वो सीधे ही हो जाता है ई मल्टीप्लाई बाय ए। अभी वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपका, सीधे ही इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना। डायरेक्शन मत देखो, सीधे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आप सीधे ही क्या कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये जो आएगा आपका इसको कहोगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। दूसरा केस आपका, केस सेकंड, अगर आपका जो ए वेक्टर है और साथ में जो ई वेक्टर है, इनके बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा है। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, कहने का मतलब कुछ ऐसा, ये सरफेस है और ये है आपका इलेक्ट्रिक, तो ये सरफेस है आपका, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। मैंने इस सरफेस का क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो इसको दिखा दोगे आप ए वेक्टर से। ई वेक्टर है इस डायरेक्शन में और ये जो बीच का एंगल है कितना है आपका, थीटा। तो ये ई वेक्टर था, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है एरिया वेक्टर की, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अब आप कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई, लेकिन कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं आपका, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई तो करो, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन यहाँ पर तो दोनों सेम डायरेक्शन में है नहीं, तो अब इस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस केस में सिंपल है आपका, ये एरिया वेक्टर है, ये थीटा है, अगर ये ए वेक्टर ये थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर कॉस थीटा। तो अब देखना आपका जो ये वाला कंपोनेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट है, मेरे ख्याल से अब ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या आ चुके हैं आपके सेम डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर आपका जो फ्लक्स हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो मल्टीप्लाई हो जाता है आपका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन वाले। ठीक हो गया। तो इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये कॉस थीटा हमने जब क्लास 11th में हम पढ़ते हैं आपका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपका, तो वहाँ देखा था हमने कि डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स अगर जैसे ये होता है आपका, ये फॉर्मूला होता था वहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये याद रखना है आपका। तो यहाँ ई ए कॉस थीटा, इसका मतलब ई डॉट ए। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्या, फ्लक्स। यहाँ से एक और चीज हमें पता चली है, देखो डॉट प्रोडक्ट बोलता है, इसका नाम क्या होता है ना, ये जो डॉट होता है इसका नाम होता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। मतलब अगर कभी आप ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो उसके बाद जो चीज आती है वो क्या होती है आपकी, स्केलर होती है। तो इसका मतलब है जो फाई ई जो फ्लक्स है वो क्या होता है आपका, खाली एक स्केलर है। बस ये काउंटिंग होती है कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आपका क्या वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, कोई डायरेक्शन। ठीक हो जाएगा आपका। तो अब इसके बाद आता है आपका केस थर्ड। आपका केस थर्ड कहने का मतलब है आप लोगों का कि जब अगर आपका मान लो आपका पास कोई सरफेस है आपका, केस थर्ड में मान लो आपके पास जो सरफेस है ना आपका वो इरेगुलर शेप का है, मतलब उसका कोई रेगुलर शेप नहीं है, जैसे कुछ अजीब सी, जैसे कोई बॉल है आपकी, बॉल आप जैसे बॉल होती है स्पेयर होता है उस टाइप का, या फिर किसी कोई भी रैंडम शेप है आपका, कोई कोन है, अलग अलग चीजें आपका। तो इरेगुलर शेप है या फिर और या तो शेप इरेगुलर है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना हर जगह अलग अलग है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है आपका। तो इस टाइम आपका फ्लक्स कैसे निकालोगे आप लोगों का, तो इस टाइम आप नॉर्मली ना देखो मैंने क्या कहा, एक तो इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप का मतलब जैसे कोई स्पेयर है, तो अब इस पेयर में ना अगर आप इस पोर्शन में परपेंडिकुलर डालोगे तो वो आएगा यहाँ को एरिया वेक्टर, इस छोटे से पोर्शन का एरिया वेक्टर यहाँ को, इस छोटे से पोर्शन का एरिया वेक्टर नीचे को, यहाँ पर का एरिया वेक्टर ऊपर को। तो ये हर जगह देखो एरिया वेक्टर्स अलग अलग हो रहा है, हो गया। तो एरिया वेक्टर तो हर जगह अलग अलग हो रहा है आपका। हमने देखा था कि जो फ्लक्स होता है वो मल्टीप्लाई होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ में एरिया का, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ तो एरिया वेक्टर ही खुद इतना बदल रहा है आपका,
तो केस फर्स्ट मतलब इरेग्युलर शेप आपका समझ में आ गया होगा। या फिर आपका दूसरा, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। अब मान लो आपका शेप ठीक है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर बहुत वीक है, इस तरीके का। ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा लाइन जा रही है, देखो स्ट्रांग है, यहाँ पर कम है आपका। तो यहाँ पर भी तो जो यहाँ पर का जो छोटा सा सरफेस होगा उससे कितना ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर के सरफेस से कितना कम लाइन जा रही है आपका। तो इस केस में भी आप सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे आप लोगों का। तो हम देख रहे हैं आपका कि अगर शेप इरेग्युलर है, थर्ड केस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये हर सारे केसेस के लिए अप्लाई होता है, यूनिवर्सल केस है आपका। तो अगर शेप इरेग्युलर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वो है आपका क्या कहते हैं अलग अलग नॉन यूनिफॉर्म है, तब आप क्या करोगे। तो अब हम इस केस में मान लो ये आपका पास कोई सरफेस है आपका, इसको हम क्या करते हैं ना छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये छोटे छोटे पोर्शन में, ये बहुत छोटे, बहुत ही छोटे एलिमेंट्री पोर्शन आपके। क्योंकि होता क्या है ना आपका, कोई भी चीज़ होती है ना, हल्का सा स्पेयर भी, उसका छोटा सा पोर्शन अगर आप दोगे तो उस छोटे से पोर्शन में हर जगह से परपेंडिकुलर एक ही जगह जाएगा आपका। मतलब उस स्मॉल पोर्शन के परपेंडिकुलर क्या होते हैं, एक ही जगह जाते हैं। जैसे ये है ना आपका, तो अगर मैंने इधर पर से परपेंडिकुलर बना रहा इतना छोटा सा अगर मैंने पोर्शन, तो इसका परपेंडिकुलर ऊपर को ही आएगा आपका, इसी डायरेक्शन में आएगा। जबकि यहाँ पर किसी छोटे पोर्शन का परपेंडिकुलर बस एक ही डायरेक्शन में आपका जाएगा। तो वही चीज़ है आपका। तो बड़ा सा शेप है आपके पास, आपने क्या किया, उसको एलिमेंट्री छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपका इस छोटे से पार्ट का एरिया वेक्टर देखते हैं कहाँ को जा रहा है। तो इस मान लो इसका एरिया वेक्टर है यहाँ पर, और जो ये एरिया वेक्टर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हम देखेंगे आपका कि स्मॉल फ्लक्स इस छोटे से पोर्शन से क्या निकलने वाला, इस छोटे से पोर्शन से जाने वाला आपका स्मॉल फ्लक्स, तो वो हो जाएगा आपके पास क्या, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अभी अभी हमने देखा था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो सीधे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर अभी यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव, क्योंकि हमने ये छोटा सा पोर्शन लिया था। अब छोटे से पोर्शन का एरिया तो है, वो भी एरिया तो होगा ही आपका छोटे से पोर्शन, लेकिन वो क्या होगा, बहुत छोटा। तो ये हो गया, अब ए कितना होगा, बहुत छोटा। और छोटी चीज़ों को दिखाते हैं हम डी से या डेल्टा से, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ई डॉट डी ए। तो ये छोटे से पोर्शन से जाने वाला स्मॉल फ्लक्स। तो स्मॉल फ्लक्स आप निकाल दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, आप टोटल फ्लक्स निकालोगे। और टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन करके ई डॉट डी। तो ये आपको याद रखना है। ये वाला केस आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये किसी भी केस में आप अप्लाई कर सकते हो, कभी भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, हमेशा सही आपका आएगा आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कुछ चीज़ें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन बातों में डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीज़ों में डिपेंड करता है आपका। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें डिपेंड करेगा, वो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, कितना है वहाँ पर। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब है ज़्यादा लाइन्स होंगी, तो वो ज़्यादा फ्लक्स आपका जाएगा। दूसरी चीज़ है आपका कि एरिया कितना है, अब एरिया में भी डिपेंड करता है आपका। अब इतना छोटा एरिया लोगे तो कम फ्लक्स जा रहा होगा, इसी की जगह बड़ा एरिया ले लोगे तो ज़्यादा जाएगा। साथ में तीसरी चीज ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है। ओरिएंटेशन कहने का मतलब इसको आपने रखा कैसे, समझाता हूँ मैं आपका, देखना। ये सरफेस है आपका, यही इसी जो ये इतना बड़ा सरफेस है, मान लो मैंने इसको लेटा दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब ये था इस यहाँ से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी, ये सरफेस और ये सरफेस दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में। एरिया भी बदल नहीं रहे हम, लेकिन देखो ओरिएंटेशन बदल दिया। अब देखो यहाँ पर से जो लाइन जा रही है कितनी, 1 2 3 4 5 6 इतनी, जबकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम। तो कहने का मतलब कि आपका ओरिएंटेशन में भी डिपेंड करता है। कहने का मतलब कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल में भी डिपेंड करता है, हो जाएगा। तो 3 चीज़ों में डिपेंड करता है।